Accounting principle. Accounting entity principle. Number one. There are different kind of accounting principle which we follow while performing the accounting functions. Number one, accounting entity principle. All the transactions are required to be recorded in the books of account, analyzing them from the viewpoint of the business a separate entity. Business को हम हमेशा क्या मानते हैं, एक सेपरेट एंटिटी है. सो हर एक ट्रांजेक्शन जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हो वो क्या है, वो एक सेपरेट, वो भी क्या है, एक सेपरेट एंटिटी का है. सेपरेट एंटिटी मीन्स इट इज़ सेपरेबल. वो इट इज़ नॉट, जैसे बिजनेस में क्या है, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो बिजनेस जो स्टार्ट करते हैं उनसे क्या है, वो एक नेचुरल पर्सन है, लेकिन कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन. सो इट इज़ ऑल्सो पर्सन बट इट इज़ आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेटेबल. बिजनेस टोटली सेपरेट है और उसका जो भी, उसके रिलेटेड जो भी आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे वो भी क्या है, एक सेपरेट एंटिटी है. मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल. दोज ट्रांजेक्शन विच आर मेजरेबल इन टर्म ऑफ मनी एज अ मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल. मनी मेजरमेंट मीन्स जो भी ट्रांजेक्शन है आप जो भी टर्म ऑफ मनी में आप बाद में जाके उससे कन्वर्ट कर सकते हो या फिर मेजर कर सकते हो, इट इज़ द मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल. एग्जाम्पल, डेथ ऑफ एफिशिएंट मैनेजर कैन नॉट बी द मेजरेबल इन टर्म ऑफ मनी. जब एक डेथ हो जाता है एक मैनेजर का, तब उसे क्या हम टर्म ऑफ मनी में मेजर नहीं कर सकते, लेकिन लॉस ऑफ द गुड्स बाय द फायर कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी. जब आप कोई भी मतलब आपका गोदाउन में जब गुड्स रखा था वहाँ पे आग लग गया, तो वो गुड्स को आप जब आपको लॉस होगा तो उस लॉस को आप इन टर्म ऑफ मनी में मेजर कर सकते हो कि इतना का लॉस हुआ. सो दैट इज़ अ मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल. जब आप अकाउंटिंग फंक्शन परफॉर्म करोगे वो फॉलो करोगे. नंबर 3, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल. द ड्यूरेशन फॉर द अकाउंटिंग ईयर हैज़ बिन प्रिस्क्राइब फॉर द 12 मंथ. मीन्स हम जब भी कोई भी अकाउंट का बुक बनाते हैं तब वो कितना टाइम के लिए बनाते हैं, एटलीस्ट 1 ईयर. दिस इज फॉर द 12 मंथ. द अकाउंटिंग बुक्स इज प्रिपेयर फॉर द 12 मंथ. दैट इज अ अकाउंटिंग पीरियड. अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या बताते हैं कि जो लाइफ है, मतलब जो एक बुक ऑफ अकाउंट बनाने का जो पीरियड है वो क्या है, 12 मंथ. दैट इज अ 1 ईयर. फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल. द अकाउंटेंट शैल डिस्क्लोज द फैक्ट एंड फिगर्स while performing the accounting financial statement which user of the accounting information are concerned while taking the financial decision. Full disclosure. Disclosure means पूरा खुलासा. फुल मीन्स पूरा, तो डिस्क्लोजर मीन्स खुलासा. सो जितना भी अकाउंटेंट को जितना भी फैक्ट एंड फिगर जो बताना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा. जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है जब ईयर खत्म होने के बाद, तब उसे पूरा डिस्क्लोज देना पड़ेगा कि ये फैक्ट है, ये फिगर है, कंपनी में ये होगा, ये लॉस होगा, कुछ भी हो वो देना पड़ेगा, ताकि जब कोई भी यूज़र हो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, कोई भी यूज़र बात यूज़ जब वो यूज़ करे तब उसे पता चले कि हाँ कंपनी में ये डिफ़ॉल्ट है, कंपनी में ये फ़ायदा हो सकता है उसे इन्वेस्ट करने में. सो दैट इज़ द अकाउंटेंट मस्ट डिस्क्लोज दैट फैक्ट. द डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. Materiality principle, where any accounting information will be included in the financial statement or not, whether the matter will be considered with the adequate importance or not, that completely depend on the relevance and materiality of the information from the viewpoint of entity itself. So here come, what is materiality principle? Materiality means material effect. Materiality principle मतलब ये जैसे कि बिजनेस जो है उनकी नेटवर्क 1 करोड़ 100 करोड़, जैसे कि एग्जांपल उनकी नेटवर्थ है 100 करोड़ और उन्हें लॉस हो गया 1000 रुपीज़ का. नॉर्मली कहीं से उन्हें लॉस हो गया 1000 रुपीज़ का. सो 1000 का लॉस उन्हें इतना इफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उनका नेटवर्थ के हिसाब से वो 1000 रुपीज़ उन्हें बिजनेस अगर होगी या फिर उनके एसेट्स था जो 1000 रुपीज़ का, जिसका वैल्यू अभी नहीं है, उन्हें लॉस हो गया उससे भी 1000 रुपीज़ का. उनका कुछ एसेट्स था जिसका अभी वैल्यू नहीं है मार्केट में. सो दे कैन स्क्रैप इट. मतलब उन्हें वो आप कहीं पे कचरा कबाड़ी वाले को आप दे सकते हो, तो यहाँ पे आपका कुछ लॉस नहीं हो रहा है. मटेरियलिटी इफेक्ट. मटेरियलिटी मीन्स मटेरियलिटी इफेक्ट होना, दैट इज़ द मटेरियलिटी प्रिंसिपल. सो वहीं का बता रहे कि हर एक ट्रांजेक्शन, हर एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अगर वो मटेरियलिटी इन्फॉर्मेशन के डिपेंड पे, मतलब कंप्लीटली डिपेंड ऑन द रेलिवेंट एंड मटेरियलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एंटिटी इनसेल्फ. जो भी ट्रांजेक्शन आप बिजनेस में रिकॉर्ड कर रहे हो उसका क्या है, मटेरियलिटी इफेक्ट होना चाहिए बिजनेस में. अगर मटेरियलिटी इफेक्ट नहीं है तब तो आप तो नहीं करोगे, लेकिन अगर उसका मटेरियलिटी इफेक्ट है, मटेरियलिटी इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा और वो मटेरियलिटी इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा. अगर मतलब आप उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करोगे या फिर नहीं करोगे, या फिर उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को आप इतना इंपॉर्टेंस दोगे कि नहीं दोगे, वो कंप्लीट डिपेंड होगा उसका मटेरियलिटी इफेक्ट पे. प्रूडेंस प्रिंसिपल. ऑल द प्रोबेबल एक्सपेंस as required to be included for the determination of the financial performance of the entity, but expense income are
expected income are not to be included. All the probable expenses, हर एक प्रोबेबिलिटी मतलब हर एक जो प्रोबेबल लॉसेस है, जो एक्सपेंसेस है कि फ्यूचर में आपको लगा कि आपको इतना एक्सपेंस हो सकता है, इतना लॉस हो सकता है बिजनेस में, तो यह क्या करोगे आप, ये इसे आप रिकॉर्ड कर दोगे प्रेजेंट टाइम में, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तभी आप रिकॉर्ड कर दोगे। लेकिन अगर आपको फ्यूचर में लगा कि आपको कुछ गेन हो रहा है, वो गेन तब तक रिकॉर्ड नहीं करोगे जब तक एक्चुअली गेन नहीं हुआ। सो नॉर्मली प्रूडेंस प्रिंसिपल को क्या कहेगा कि ये एक प्रिंसिपल है जहाँ पे जब आप अकाउंटिंग फंक्शन परफॉर्म करोगे तब ये फॉलो करोगे कि आप जो है जितना भी लॉस है, जितना भी एक्सपेंस है आपके लिए, लॉस एक्सपेंस जो आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में आपको इतना लॉस होता है, दैट इज अ फ्यूचर एक्सपेंस नॉट अ प्रेजेंट एक्सपेंस। आपको फ्यूचर में हो सकता है, जैसे कि आपका डेटर आपने 10,000 का सेल किया था, लेकिन आपने क्या किया था, आपको लगा था 1,000 रुपये का लॉस होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी आपको 1,000 का नहीं 2,000 का लॉस होगा, तो आप क्या करोगे, 1,000 रुपये ना रिकॉर्ड करोगे, आप 2,000 रुपये रिकॉर्ड करोगे लॉस। सो यहीं पे लेकिन आपको ऐसा हुआ कि जैसे इंश्योरेंस क्लेम आपने इंश्योरेंस करके रखा था, तो वहाँ पे आपको इंश्योरेंस के जो क्लेम के मनी है एज अ बेनिफिट के रूप में आपको जैसे इनकम के रूप में आपको 1,000 रुपये मिलने वाले थे, लेकिन वहाँ पे आपको फ्यूचर में लग रहा है कि आपको 5,000 रुपये रिसीव हो रहे हैं। सो 4,000 इज योर इनकम टोटल, एक्स्ट्रा इनकम, वो 4,000 तब तक रिकॉर्ड नहीं करोगे जब तक आपको रिसीव नहीं हो। एक्सपेंस या फिर लॉस टू बी रिकॉर्डेड व्हेन दैट इज अ प्रोबेबल, कि आपको लगा कि फ्यूचर में हो सकता है तब भी रिकॉर्ड कर देना जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो जिस टाइम। लेकिन अगर आपको लगा जिस टाइम आपको लगा कि इनकम होगा फ्यूचर में जाके आपको रिसीव होने वाला है, वो तब तक नहीं रिकॉर्ड करोगे जब तक आपको एक्चुअली रिसीव नहीं होगा। कॉस्ट प्रिंसिपल, when the asset will be purchased, it will be recorded in the books of account at a cost price, and in subsequent period the cost will be considered as the basis of the asset accounting. However, this principle does not prescribe that the asset will always be valued at cost price. So normally cost principle का क्या मतलब है कि आप जब भी आप एसेट परचेज करोगे तब आप क्या करोगे, हमेशा उसे कॉस्ट में रिकॉर्ड करोगे एंड कॉस्ट को ही आप बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मानोगे बाद में जाके। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको कॉस्ट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा एसेट को। जब आप बिजनेस में एसेट लेकर आओगे उसका कॉस्ट में रिकॉर्ड करोगे, एसेट रिकॉर्ड करोगे तो उस एसेट को कॉस्ट में रिकॉर्ड करोगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको यही फॉलो करना पड़ेगा कि कॉस्ट ही मानना पड़ेगा। Now, dual aspect principle. Each and every transaction has two sides and two aspects of its own. मतलब हर एक ट्रांजेक्शन, जितना भी आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हो बिजनेस में, उसका दो एस्पेक्ट्स है। दो एस्पेक्ट्स क्या है, एसेट इज इक्वल टू सोर्स ऑफ फंड फॉर द एसेट्स। एसेट्स क्या है बिजनेस में, जो सोर्स है, मतलब जो फंड का सोर्स है वही क्या है, एसेट्स है, सोर्स ऑफ फंड फॉर एसेट्स। एसेट्स बनाने के लिए आपका सोर्स ऑफ फंड क्या यूज़ कर रहे हो, सो एसेट्स बनाने के लिए आप लाइबिलिटी यूज़ कर रहे हो। लाइबिलिटी में क्या है, सो टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी। ए इज इक्वल टू ई एल, वेयर ए मीन्स एसेट्स, ई मीन्स इक्विटी लाइबिलिटी टू द ओनर एंड एल मीन्स लाइबिलिटी टू द आउटसाइडर। सो नॉर्मली एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी, एसेट बराबर लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी में दो पार्ट डिवाइड किया गया, एक इक्विटी एक लाइबिलिटी। एक लाइबिलिटी जो है आप आउटसाइडर को थ्रू, मतलब आप लाइबल किसके ले हो, आउटसाइडर। लेकिन इक्विटी क्या है, लाइबिलिटी टू ओनर मतलब शेयर होल्डर। ये इक्विटी क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर, शेयर का बात कर रहे हैं। सो इक्विटी शेयर होल्डर प्लस लाइबिलिटी फॉर दी आउटसाइडर, दैट इज एल। सो ए इज इक्वल टू ई प्लस एल। नॉर्मली ए इज इक्वल टू एल, एल मीन्स लाइबिलिटी, ए मीन्स एसेट्स। एसेट बराबर लाइबिलिटी होते हैं। लाइबिलिटी को दो पार्ट में डिवाइड गया, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जो है आप आउटसाइडर के लिए लाइबल हो, इक्विटी भी आप लाइबल हो लेकिन किसके लिए, ओनर के लिए, जो बिजनेस के ओनर है, जो शुरू में एज अ शेयर होल्डर के रूप में होते हैं, वो भी आप बिजनेस लाइबल तो दोनों के लिए, लेकिन एक लाइबल है आप ओनर के लिए, एक लाइबल हो आप आउटसाइडर के लिए। रेवेन्यू रिकॉग्निशन और रियलाइजेशन प्रिंसिपल, इनकम टू बी रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन द अमाउंट इज रियलाइज फ्रॉम द थर्ड पार्टी। सो रेवेन्यू रिकॉग्निशन के हिसाब से इनकम तभी रिकॉर्ड करना, तभी रिकॉग्नाइज करना जब आप थर्ड पार्टी से रिसीव करोगे। थर्ड पार्टी मतलब जो आप, जैसे ए और बी के बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ लेकिन पेमेंट जो है सी करेगा, तब जब तक सी पेमेंट नहीं करेगा तब तक आप रिकॉग्नाइज नहीं करोगे रेवेन्यू सेल्स। मैचिंग प्रिंसिपल, अ प्रोसेस ऑफ द मैचिंग इनकम विल with related expense through which the profit or loss of an accounting period can be determined. मैचिंग प्रिंसिपल मतलब एक प्रिंसिपल है जहाँ पे आप क्या करोगे, इनकम को आप रिलेटेड एक्सपेंस, जो इनकम है उसे आप एक्सपेंस के साथ मैच करोगे, उसके बाद आपको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ वो पता चलेगा। जैसे कि आप इनकम क्या है, आपको इनकम आपको हुआ 50,000,
आपका एक्सपेंस होता है 80,000, 80,000 माइनस 50,000 कितना हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, सो कितना हुआ 30,000, दैट इज अ नॉर्मल transaction, right? So that is a matching principle. आपको accounting standard means a set of guideline to do how to accounting. एक accounting standard मतलब क्या है कि आप accounting कैसे करोगे, उससे क्या करेगा, set of guideline to do how to accounting कैसे होने चाहिए. GAP Generally Accepted Accounting Principle. It was issued by IASB International Accounting Standard Board formed in 1973. IASB जो बना है जो 1973 में उसके थ्रू इश्यूड हुआ GAP. IASB जो इश्यूड फॉर्म्ड हुआ 1973 उसने इश्यूड किया GAP जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो ग्लोबली मतलब पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है. GAP इंडिया में कुछ मॉडिफिकेशन लाने के बाद इसे क्या किया गया, AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड माना गया. और इंडिया में ICI जो इश्यूड फॉर्म्ड हुआ है 1949 में, उसने इस ASB बनाया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया 1977 में, और उसके थ्रू उसने कितना AS बनाया 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. नॉर्मल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या इंक्लूड है, AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, गाइडेंस नोट एंड स्टेटमेंट. इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB accounting standard are definite direction as how the financial statement should be presented, what should be contained in them, and how the multifarious item which go to make up the financial statement should be dealt with. मतलब AS क्या है, एक डायरेक्शन है, आपको एक वे देगा कि आप कैसे एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करोगे, क्या क्या आइटम आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, क्या क्या कैसे आप मल्टीफेरियस आइटम को डील करोगे जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करोगे, उसके हिसाब उसके लिए आपको डायरेक्शन देगा, दैट इज AS IASB के हिसाब से. ऑब्जेक्टिव ऑफ AS इज ग्लोबलाइजेशन ऑफ द बिजनेस, यूनिफॉर्म प्रेजेंटेशन ऑफ द अकाउंट, रिमूवल ऑफ एम्बिग्यूटी, इंटरनलाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव है. एम्बिग्यूटी मतलब आपको क्लियरिटी देगा, आपका जितना भी अनक्लियर बात है उसे रिमूवल किया जाता है. दैट एम्बिग्यूटी मीन्स अनक्लियर एंड उसको रिमूव किया जाता है, आपको क्लियरली इंफॉर्मेशन दिया जाता है. इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड. International Accounting Standard was duly considered by the institute in preparing the all Indian accounting standard. जब ICI जब इंस्टीट्यूट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रहे थे तब उसने क्या कंसिडर किया, जो भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसी को क्या किया, फॉलो किया, उसी को मतलब कंसिडर किया गया जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रहे थे इंडिया में. It has been decided by the government of India to adopt gradually all the international financial reporting standard. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि ग्रेजुअली जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड उसको धीरे धीरे करके अडॉप्ट करेंगे, और इंडिया में वही किया गया, इंस्टीट्यूट ने क्या किया, उसी को कंसिडर किया. एक्स्ट्रा क्या है, IFRS वॉज इश्यूड इन 1973. ICI ने इश्यूड किया ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इन 1977 जिसके थ्रू AS बना गया 29. नाउ द AS इज 27 बिकॉज 2 AS का कुछ में मर्ज किया गया, कुछ को उसमें रिमूव करके उसी को 2 एक मर्ज किया गया और एक को रिमूव किया. ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. सो हियर कम दिस चैप्टर इज कम्प्लीटेड फाइनली. आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड इट. अगर आपको ये चैप्टर तो ख़त्म हो गया, अब दूसरा चैप्टर मैं स्टार्ट करूँगी. अगर आप लोग मेरा वीडियो मतलब आपको अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सो आई कैन हेल्प यू. आई जनरली मैंने इस बार मतलब वीडियो भी लेट डाल दिया क्योंकि मेरा कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, तो अभी मैं कंटिन्यू वीडियो डाल दूँगी डेली. अगर आप लोग को अप्रिशिएट लग रहा है मेरा वीडियो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल.